हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस और हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने मेटल्स डिस्कस किए थे, नॉन मेटल्स डिस्कस किए थे। डिस्कस क्या किए थे एज इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हमने डिस्कस की थी, और साथ में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। काफी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस यहाँ पर की थी, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की भी। जैसे कि मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, या नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है ना। तो ये अलग अलग जो रिएक्शंस हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ी थी। तो एक बार उन्हें रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। बार बार रिवीजन, हम जब भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना, तो हम बार बार रिवीजन क्यों करते हैं, ताकि हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा है वो हमारे माइंड में क्लियर हो कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, आज हमें क्या क्या पढ़ना है। आज भी हम उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले की प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि काफी सारी केमिकल रिएक्शंस हैं तो काफी कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि हाँ एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी कि कुछ मेटल ऐसे हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ना हॉट के साथ ना कोल्ड के साथ, केवल स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। इसको भी रिवाइज कर लेंगे पूरा। तो मेटल के फिजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें अच्छे से पता है कि मेटल लस्टरस होते हैं, सॉलिड होते हैं, है ना, कुछ कुछ को छोड़ के एक्सेप्शनल केस जैसे कि मर्क्यूरी नहीं होता सॉलिड। नॉन मेटल भी सॉलिड और गैसेस स्टेट में होते हैं, लेकिन ब्रोमीन को छोड़ के, ब्रोमीन होता है लिक्विड स्टेट में। मेटल्स की बात करें तो मेटल की प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो मेटल लस्टरस होते हैं, नॉन मेटल लस्टरस नहीं होते हैं। नॉन मेटल में केवल आयोडीन लस्टरस होता है। नेक्स्ट बात करें हम मेटल्स की प्रॉपर्टी की, कि मेटल होते हैं सॉलिड रूम टेम्परेचर पर, लेकिन मेटल्स में मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड या गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन एक ब्रोमीन ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, मेटल्स जो है वो मैलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स मैलिएबल नहीं होते हैं। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स नहीं होते हैं, लेकिन नॉन मेटल में ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की कि मेटल सोनरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड, जबकि नॉन मेटल सोनरस नहीं होते हैं, ठीक है। तो मेटल की अगर हम बात करें जनरली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल जनरली इतने हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है, मेटल के कंपैरिजन में। लेकिन मेटल हार्ड तो होते हैं, लेकिन कुछ मेटल जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये कुछ एल्कलाइन मेटल ऐसे हैं जो सॉफ्ट होते हैं लेकिन हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो मेटल हाईली रिएक्टिव भी होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। इसके अलावा सीजियम गैलियम जैसे मेटल, वैसे तो मेटल सॉलिड ही होते हैं, मर्क्यूरी लिक्विड होता है। वैसे बच्चों मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी हाई होता है, लेकिन सीजियम गैलियम कुछ ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बहुत ही लो, इतना लो होता है कि पाम यानी कि हमारी हथेली के ऊपर उन मेटल्स को रखेंगे तो वो मेल्ट होने लग जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं नॉन मेटल्स की। जैसे हमने बात की कि नॉन मेटल इतने हार्ड नहीं होते हैं, जैसे मेटल काफी हार्ड होते हैं कुछ को छोड़ के, जैसे कुछ एल्कलाइन मेटल्स को छोड़, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ करके। लेकिन नॉन मेटल सारे ही बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, मेटल के कंपैरिजन में। लेकिन नॉन मेटल में डायमंड, जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप है, वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो हार्डेस्ट है। इस पूरे हम कह सकते हैं कि पूरे हमारे पास सबसे ज्यादा जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है वो डायमंड ही है, ठीक। चलो, तो ये यहाँ तक हो गया था, सिंपल सिंपल चीजें थी। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में अब कुछ बेसिक बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मेटल को ऑक्सीजन के साथ मिलाओ मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें थी बेसिक बेसिक। जैसे सल्फर जो नॉन मेटल है उसको डालो तो ये क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जब ये वाटर में मिलते हैं, यानी कि नॉन मेटल के ऑक्साइड जब वाटर में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, या एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास नॉन मेटल, जो हमारे पास मेटल्स हैं, तो मेटल्स क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेसिक नेचर का है, जबकि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं सल्फरस एसिड जो कि क्या है, एसिडिक नेचर की है। तो ये ध्यान रखना है, पहला पॉइंट जो यहाँ नीचे पे हमने डिटेल
हाईलाइट भी किया हुआ है। फिर हमने देखा कि अलग अलग मेटल्स हैं, जब इनको जलाया जाता है एयर में तो ये अलग अलग तरह से बर्न होते हैं, है ना। ऐसे नहीं है कि सारे मेटल का जो बर्न होने का तरीका है वो एक ही है। इसीलिए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही हम मेटल्स को मेटल और नॉन मेटल में नहीं बांट रहे हैं, क्योंकि वहां पे कई सारे एक्सेप्शनल केस भी हैं। जैसे वो कहते हैं, जैसे मेटल की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो वह कहती है कि मेटल केवल मेटल लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल नहीं होते। लेकिन आयोडीन की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल है, लस्ट्रस है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम इतना ऐसे नहीं लेते हैं, तो इसलिए हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज में जब इन्हें एयर में बर्न कर रहे हैं तो ये अलग अलग फ्लेम से जल रहे हैं। जैसे सोडियम देखें तो वो येलो फ्लेम से जल रहा है, मैग्नीशियम एक ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ जल रहा है, एल्यूमिनियम भी व्हाइट फ्लेम से जल रहा है, और कॉपर एक ब्लू ग्रीन फ्लेम से जल रहा है। जलने के बाद इनके के ऊपर से एक जो है हम कह सकते हैं कि मेटल के सरफेस के ऊपर जो है एक लेयर आ जाती है, सिल्वर व्हाइट कलर की लेयर। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट यही हमने देखा कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, सिंपल सी बात है। फिर कुछ ऐसे हैं जो कुछ ऐसे मेटल्स हमने देखे कि जो कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों हो सकते हैं, एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। उन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन पूछा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। ठीक है, फिर कुछ मेटल ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, एयर के साथ बहुत ज्यादा विगोरसली रिएक्ट करते हैं, तो इसलिए उन्हें खुला नहीं रखा जाता। जैसे सोडियम मेटल है या पोटेशियम है, इन्हें केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन में केप्ट करके रखा जाता है ताकि ये एयर के साथ रिएक्ट ना करे, और ये क्योंकि एयर के साथ विगोरसली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, बाकी हमने बात की आयरन की, तो आयरन फिलिंग रिएक्ट करती है। सिल्वर गोल्ड की बात करें तो ये रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, यहाँ तक कि इवन एट हायर टेम्परेचर भी ये रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन। एनोडाइजिंग की बात हमने करी। नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या देखा, ये एनोडाइजिंग से हेल्प क्या मिलती है हमारे मेटल को। ये क्या करता है, मेटल को कोरोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मेटल जो है जल्दी खराब नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर एक बाहर से लेयर आ जाएगी, प्रोटेक्टिव लेयर भी हम बोल सकते हैं। फिर वाटर के साथ भी कुछ मेटल तो ऐसे हैं जो वाटर के साथ विगोरसली रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। तो ये इतना विगोरसली रिएक्ट करते हैं, ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। हीट प्रोड्यूस होती है, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिससे कि वो हीट जो है हाइड्रोजन गैस को जलाती है और यहाँ पर हमें बर्निंग देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है, फ्लेम देखने को मिल रही है। और ये भी हो गया था। फिर हमने देखा कि कैल्शियम है जैसे, तो वो लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है। तो कुछ मेटल विगोरसली रिएक्ट करते हैं, कुछ लेस वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल जैसे कि मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम आयरन जिंक की बात करें तो ये स्टीम के साथ, भाप के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन हमने देख ली थी लास्ट में। फिर मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। फिर हमने यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखी थी, है ना, डिकम्पोजिशन, सॉरी डिकम्पोजिशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी, डिकम्पोजिशन तो अलग हो गई। डिकम्पोजिशन यानी कि डिकम्पोज करना। ठीक है, हमने यहाँ पर देखी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि जो हायर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन से उसको क्या कर लेता है, डिस्प्लेस कर लेता है। इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम देख रहे हैं आयरन जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पर आ जाता है, हमें मिलता है ये FeSO4 प्लस, साथ में मिल गया कॉपर। तो ये हमने देखा। अब हमने ये भी नेक्स्ट एक बात की कि ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद रिएजेंट्स लाइक ऑक्सीजन वाटर एंड एसिड। सारे ही मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं, तो हम उनको एक तरह के ऑर्डर में या रिएक्टिविटी ऑर्डर में नहीं रख सकते हैं ऑक्सीजन वाटर या एसिड के बेसिस पर। चलिए, तो रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब है इट इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ठीक है, डिक्रीजिंग एक्टिविटी के ऑर्डर पर ये क्या है, अरेंज किए गए हैं इन मेटल्स को। तो जैसे आप देखो ऊपर से नीचे को जाते हुए जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा होगा यहाँ पर, गोल्ड, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा के, यानी कि पोटेशियम।
अब इसका याद रखने का एक ट्रिक है। अब आप कैसे याद करोगे, देखो जो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है, ये क्या है, मोर रिएक्टिव देन कार्बन एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इन्हें इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव है, जो कि हमें दिख तो रहा है, कार्बन से ऊपर ज्यादा रिएक्टिव है। अब ये जो मेटल्स हैं इसके नीचे जिंक, आयरन, टिन और लेड, तो ये मेटल्स आपने अक्सर सुने होंगे, आयरन भी, जिंक भी, टिन भी, लेड भी, तो ये सब क्या है, लेस रिएक्टिव है कार्बन से और इन्हें रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आगे हम मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेटल्स को। तो ये जो मेटल्स हैं ये क्या है, कार्बन से कम रिएक्टिव है। फिर आ जाते हैं कुछ और जो हाइड्रोजन से भी नीचे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव हम बोल सकते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये कैसे हैं, ये अपने नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं और बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव है, बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव। जैसे ये ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव है, और ये उससे भी कम, यानी कि हम अनरिएक्टिव भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है, वेरी अनरिएक्टिव। जैसे हमने बात की थी कि सिल्वर और गोल्ड जो है वो एयर के साथ इवन एट द हायर टेम्परेचर भी ये रिएक्ट नहीं करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने ज्यादा अनरिएक्टिव ये होते हैं। अब यहाँ पर याद कैसे किया जाए इन्हें सीरीज वाइज, है ना, आपको तो सीरीज वाइज याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे डिस्प्लेसमेंट से अगर क्वेश्चन आता है तो जैसे देखो आयरन क्या है रिएक्टिविटी सीरीज में, काफी ऊपर है, कॉपर से, कॉपर तो काफी नीचे है, काफी अनरिएक्टिव है ना। तो आयरन क्या करता है, कॉपर के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है। तो ये सभी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़े हैं, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हाईली रिएक्टिव कौन से हैं, कम रिएक्टिव कौन से हैं, और बहुत ही कम, ना के बराबर रिएक्ट कौन करते हैं। अच्छा, ये क्यों भी जरूरी है, ये जरूरी इसीलिए भी है क्योंकि आगे जब हम एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे मेटल्स का तो वहां पे भी जरूरी है, क्योंकि वहां पे हमने अलग अलग रिएक्शन पढ़नी है कि जो हाईली रिएक्टिव है उन्हें इलेक्ट्रोलिसिस से क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो लेस रिएक्टिव है उन्हें रिडक्शन से कर रहे हैं, और जो ज्यादा अनरिएक्टिव है वो अपने नेटिव स्टेट में ही पाए जा रहे हैं। क्लियर है, चलो, तो इतना तो क्लियर हो गया। अब याद कैसे करेंगे इसको, ट्रिक तो होनी चाहिए ना कुछ, तो एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है, वो क्या है, वो है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस zebra, instead try learning how copper saves how copper saves gold ply। ठीक है, ये प्लाई ना भी लिखो तो चलेगा, ठीक है, लास्ट में आप तो याद रह ही जाएगा, प्लैटिनम था, गोल्ड तक याद रखना है बस आपको, ठीक है। चलिए, हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, तो समझ में आ रहा है ना, तो बहुत इजी सा ये मेमोनिक्स है, ये याद रखना है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, यानी कि कृपया करके मुझे एक केयरलेस ज़ेब्रा बोलना बंद कीजिए। इससे अच्छा है कि आप ये सीखिए कि कॉपर ने कैसे गोल्ड को बचाया, ठीक है। तो यानी कि मुझे एक केयरलेस ज़ेब्रा कहने से मतलब क्या कीजिए, आपको मैं रोकता हूं, मतलब मुझे केयरलेस ज़ेब्रा कहने से रुकिए और कृपया करके क्या कीजिए, सीखिए, लर्न कीजिए कि कैसे कॉपर ने गोल्ड को बचाया, ठीक है। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो ये एक लाइन है ना, ऐसा तो हमने ऐसे में लिखी है, लेकिन आप चाहें तो इसको ऐसे में लिख सकते हैं ना, ऐसे में करके लिख सकते हैं। याद कैसे होगा, देखो, प्लीज यानी कि पोटेशियम, टॉप यानी कि सोडियम, कैल्शियम यानी कि सॉरी कॉलिंग यानी कि कैल्शियम, मी का मतलब है मैग्नीशियम, ए का मतलब है एल्यूमिनियम,
फिर केयरलेस का मतलब है कार्बन, यहाँ पर एक लाइन खींच लेना लंबी, ठीक है, क्योंकि ये दिखाता है ना कार्बन से ऊपर के, कार्बन से नीचे के, वैसे हाइड्रोजन पर भी लाइन लगा देना, हाइड्रोजन से ऊपर के, हाइड्रोजन से नीचे के। तो Z यानी कि जिंक, I यानी कि आयरन, T यानी कि टिन, L यानी कि लेड, CO ये तो कॉपर है ही, कॉपर। फिर सेव का मतलब है सिल्वर, और G का मतलब है गोल्ड, तो गोल्ड लिखा ही है ना, कॉपर सेव गोल्ड, बाद में आता है कॉपर सिल्वर गोल्ड, और लास्ट में प्लैटिनम। अच्छा, ये जो सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये हमारे प्रेशियस मेटल होते हैं, प्रीशियस, बहुत ज्यादा कीमती, मूल्यवान हम इन्हें कह सकते हैं। क्या है? अच्छा, अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो आयरन की अलग प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी यानी कि उसे ज्यादा यूज किया जाता, इंडस्ट्रियल यूज ज्यादा है आयरन का। क्लियर है? आयरन का इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजों में आयरन को यूज किया जाता है। क्लियर है? तो आप क्या कर लेंगे, इस तरीके से ऐसे याद करना है, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज आपको पूरा लर्न जरूर करना है। तो नोट कीजिए, इतना लर्न कीजिए, ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप अभी से याद कर लें। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको याद तो हो गया होगा। प्लीज स्टॉप calling me a careless zebra. Instead try learning how copper saves you. चल आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब हमने पढ़ा था तो वहां पर डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होगी तो यहाँ पर दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, नोबल गैसेस हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, तो दे शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। नोबल गैसेस जो हैं उनका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, इस वजह से उनकी जो केमिकल एक्टिविटी कम होती है। देखो, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा कम रिएक्टिव होगा, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा यानी कि जो हाईली रिएक्टिव होगा वो उतना ही कम स्टेबिलिटी होगा, कि स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो हर कोई एलिमेंट क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, हर कोई, हम हो या केमिस्ट्री के हमारी एलिमेंट्स हो, सब क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो स्टेबल होने के लिए इन्हें अपनी हायर एनर्जी में रहना पड़ेगा या लोअर एनर्जी में रहना पड़ेगा, क्या लगता है आपको? हम हायर एनर्जी में रहेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी एलिमेंट्स की। ठीक है, एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोअर एनर्जी में रहना पड़ता है। लोअर एनर्जी में कौन रहेगा, जो कम रिएक्टिव होगा, जैसे कि नोबल गैसेस हैं वो कम रिएक्टिव है, इसीलिए उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, वो हाईली स्टेबल है। हर कोई नोबल गैसेस की तरह बनना चाहता है, नोबल गैसेस क्लास के टॉपर हैं, ठीक है, हर कोई इनकी तरह बनना चाहता है। तो नोबल गैसेस क्या है, हाईली स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि ये केमिकल एक्टिविटी कम शो करते हैं। क्यों कम शो करते हैं? क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। तो बेसिकली हर कोई इनकी तरह स्टेबिलिटी कैसे पाएगा, या कैसे किसी भी एलिमेंट को नोबल गैसेस की तरह स्टेबिलिटी मिलेगी, जब उनका आउटर शेल या हम कहें वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होगा, तब जाकर के वो स्टेबल होंगे। तो हर कोई स्टेबिलिटी के लिए क्या करना चाहेगा, अपने कंप्लीट जो ये वैलेंस शेल है उसे कंप्लीटली फिल्ड करना चाहेगा। लेकिन कैसे करेगा कंप्लीटली फिल्ड? कहीं से इलेक्ट्रॉन मांग करके कर सकता है, किसी को इलेक्ट्रॉन दे करके कर सकता है, या आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, जिसे कहा जाता है वैलेंसी। ठीक है, तो कैसे कर सकता है इलेक्ट्रॉन, नोबल सॉरी कोई भी एलिमेंट जो है कैसे अपने आप को स्टेबल कर सकता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, या इलेक्ट्रॉन किसी को अपने इलेक्ट्रॉन जो है लॉस करके, या किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करके। ठीक है, तो 3 तरह से कर सकता है। अब इसको थोड़ा आगे देखेंगे वैसे तो बाकी यहीं पर यही है कि जो नोबल गैसेस है उनके पास कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल है, जिस वजह से उनकी केमिकल एक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। It means reactivity of element is a tendency to attain a completely filled valence shell। यानी कि रिएक्टिविटी क्या है, एलिमेंट की टेंडेंसी है, जिससे पता चलेगा कि वो कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल अटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, है ना। जैसे अगर हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम के पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 ही होने चाहिए थे, 2 ही हैं। तो ये क्या है, एक नोबल गैस बन गया, है ना, बन गया क्या, नोबल गैस ही है हीलियम। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ये सारे हमारे नोबल गैसेस होते हैं, और ये हाईली स्टेबल होते हैं क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है,
इसका मतलब क्या है, हमने बात की कि रिएक्टिविटी से मतलब क्या है। रिएक्टिविटी का मतलब है कि वो टेंडेंसी, यानी कि जो एलिमेंट है वो रिएक्टिविटी क्यों शो करते हैं, यानी कि वो क्या करना चाहते हैं, वो कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल को अटेन करना चाहते हैं, इसीलिए वो रिएक्टिविटी शो करते हैं। जैसे हमने कहा ना, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो रिएक्टिविटी तो कर रहा है ये एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, गेन करना, शेयर करना, ये रिएक्टिविटी तो शो कर रहा है, दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहा है। क्यों बना रहा है, क्यों कर रहा है, ताकि इसके वैलेंस शेल में क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड हो जाए और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके, अचीव कर सके। क्लियर। चलिए, तो जैसे हम हीलियम में देख पा रहे हैं, इसके फर्स्ट शेल दैट इज के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 2 ही सेल आते हैं, पहले 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं फर्स्ट शेल में, तो ये क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल तो ये है, ठीक है, साथ में नोबल गैस भी है। अब अगर हम नियॉन की बात करें, तो नियॉन के आउटर शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन, तो नियॉन भी क्या है, स्टेबल है। आर्गन भी क्या है, स्टेबल है। तो ये क्या है, हमारी नोबल गैसेस हैं जो पहले से ही स्टेबल हैं। बाकी बात करते हैं मेटल्स की, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनके अगर हम आउटर शेल देखें, सोडियम के, मैग्नीशियम के, पोटेशियम के, एल्यूमिनियम के, इनके आउटर शेल की अगर हम बात करें तो देखो, तो सोडियम के आउटर शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये स्टेबिलिटी कैसे अचीव करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, ठीक है, तो कैसे, आउटर शेल में 8 होने चाहिए, 8 होंगे तभी जाकर के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये अटेन करेंगे, तभी जाकर के स्टेबल होंगे। तो क्या करेगा, ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा, जिससे कि ये वाला शेल बन जाएगा इसका आउटर शेल, और यहाँ पर तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अब ये कैसा हो गया, अब ये स्टेबल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऐसे ही पोटेशियम भी है, कैल्शियम भी है, तो इनके पास भी 2-3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके स्टेबल हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अगर हम यहाँ पर देखें तो इनके आउटर शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। तो ये क्या करेंगे, किसी से इलेक्ट्रॉन मांग करके, है ना, किसी से इलेक्ट्रॉन ले करके क्या कर सकते हैं, अपना जो हम कह सकते हैं कि ऑक्टेट है या अपना आउटर शेल है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको क्या कर सकते हैं, फिल्ड कर सकते हैं और स्टेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या शो करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करेंगे और जितने इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेंगे, यही क्या होती है इनकी वैलेंसी। जैसे सोडियम की बात करें तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसकी वैलेंसी है 1। हीलियम, नियॉन और आर्गन की बात करें तो ये ना 1 भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, ना 1 भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, ना 1 भी शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनकी वैलेंसी नहीं, इनकी वैलेंसी क्या होगी, 0। अब जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनकी बात करें, ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 और, तो 2 किससे लेगा ये, ठीक है, तो 2 क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं, जो क्लास 9th में हमने सीखा हुआ है। कोई कंफ्यूजन अभी भी अगर आपको होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं, ऐसे में निकाल सकते हैं वैलेंसी, और एक तो फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, वैलेंसी फॉर्मूला यानी कि जैसे 8 से माइनस कर लेंगे या जितने नंबर उसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ऐसे में हमें आसानी से क्या मिल जाता है, वैलेंसी मिल जाती है। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए इतना। तो चलिए बच्चों, ये बात हुई यहाँ पर वैलेंसी की और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।